Cartoon TV। क्या हम आजाद हैं? एक छोटे से शहर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके दोस्त के साथ बात कर रहा था। उस वक्त वहां से एक ट्रक निकला तो उसने सोचा कि एक ट्रक में सिर्फ 6 गायें आ सकती हैं। लेकिन कुछ लोग उस पर 53 गायें ठूंसकर ले जा रहे थे। श्याम भैया, इन गायों को इतनी बेरहमी से कहाँ ले जाया जा रहा था? कसाई के लिए। हमारे देश में हर दिन लगभग 50,000 गायें काटी जाती हैं। क्या हमारे देश के मुसलमान गाय का मांस खाते हैं? 90% मांस विदेश जाता है। अरब और मुस्लिम देशों में? अरब जैसे गर्म इलाकों के लोग बीफ पसंद नहीं करते क्योंकि बीफ गर्म होता है और लिवर व किडनी खराब हो जाते हैं। वे अमेरिका और यूरोप जैसे ठंडे देशों में जाते हैं। हमारे देश में कुछ शाकाहारी हिंदू भी इसे खाते हैं। शाकाहारी हिंदू? हाँ, शाकाहारी परिवारों के कुछ युवा होटलों में जाकर मांस खाते हैं, जहां चोरी छिपे लाया गया बीफ दूसरे महंगे मांस में मिला दिया जाता है और खाने वालों को पता ही नहीं चलता कि वे क्या खा रहे हैं। मानसिक गुलाम, पश्चिमी देशों की नकल करना और अपनी ही धारणा तोड़ना भारत के युवाओं के लिए यह आसान हो गया है। यह एक बुरा नतीजा है। मानसिक गुलाम, पश्चिमी देशों की नकल करना और अपनी ही धारणा तोड़ना भारत के युवाओं के लिए यह आसान हो गया है। यह एक बुरा नतीजा है। इसे रोकने का क्या उपाय है? कुछ गायों को सिर्फ मांस के लिए नहीं काटा जाता, उनकी खाल, खून, चर्बी, हड्डियां सब बेची जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि गायों का वध कैसे किया जाता है? नहीं। कुछ जगहों पर गायों को काटने से पहले 3-4 दिन तक भूखा रखा जाता है। ऐसा करने से वध के बाद उनका मांस सफेद नहीं होता बल्कि लाल रहता है, जिसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचा जाता है। काटने से पहले उन्हें बेंत से कई बार पीटा जाता है ताकि खाल मांस से अलग हो जाए। कभी कभी उस पर गर्म आग फेंकी जाती है जिससे उसका रोएं झड़ जाते हैं। गाय दयनीय रूप से कराहती है। गाय के शरीर में एक बड़े सिरिंज जैसे अंग से हवा भरी जाती है। गाय का शरीर अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। कहीं पर एक मशीन से गाय को उल्टा लटका दिया जाता है। उसकी गर्दन पर आरी घुमाई जाती है और खून इकट्ठा किया जाता है। जीवित गाय की मुलायम त्वचा खींच ली जाती है और फिर गाय मर जाती है। मुलायम जूते, पर्स, अंदरकाशी, बेल्ट आदि बनाने वाली कंपनियां इसे खरीदती हैं। हड्डियां उन कंपनियों के लिए उपयोगी होती है जो टूथपेस्ट, कैप्सूल, दर्द निवारक दवाइयां आदि बनाती हैं। वसा, सुगंधित साबुन और क्रीम बनाने वाली कंपनियां इसे खरीदती हैं। यह रक्त दवा कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है जो इसका उपयोग रक्तवर्धक टॉनिकों में करती हैं। अरे बाप रे, ये सब तो भारत में होता है जहां गाय को मां कहा जाता है। सरकार इन बूचड़ खानों को बंद क्यों नहीं करती? आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इनमें से कई बूचड़ खाने खुद सरकार द्वारा संचालित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार बूचड़ खानों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी का सपना साकार नहीं हुआ है। जैसे अंग्रेज अपनी कंपनियों के हित में नीतियां बनाकर हमें लूटते थे, क्या आज हमारा देश गौहत्या से लाभ कमाने वाली कंपनियों के हित में नियम बना रहा है? हाँ, देश की जनता समझ नहीं पाती। इसलिए जैसे ही गौहत्या पर प्रतिबंध लगता है, मैं इस्लाम के लिए खतरा हूं जैसे नारे लगने लगते हैं और दंगे भड़क उठते हैं। इससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटक जाता है। यानी लोकतंत्र के पर्दे के पीछे कॉरपोरेट व्यवस्था चल रही है। जी हाँ, अंग्रेजों ने एक बीफ क्लब, गोमांस भानी क्लब शुरू किया था, जिसका सदस्य बनना किसी भी हिंदू नेता या अधिकारी को पड़ता था जो खुद को ब्रिटिश भक्त साबित करना चाहता था और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहता था। जब भारत की आजादी का समय आया तो अंग्रेजों ने इन तथाकथित वफादारों को बुलाया और कहा, हमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन वादा करो कि हमारी 127 कंपनियां चलती रहेंगी।
गौ हत्या बंद होने से कई कंपनियां बंद हो जाएंगी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर बाकी कंपनियों को हम बचा सकते हैं। हम गौहत्या बंद नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। इसलिए यह अधिकारी उच्च पदों पर रहते हुए भी उच्च मंत्री पद प्राप्त करने में सफल हो गया। हमने जो शासन प्रणाली स्वीकार की है वह सत्ता और राजनीति पर आधारित है। इसीलिए गांधी जी ने इस प्रणाली का कड़ा विरोध किया था। यही कारण है कि आज़ादी के बाद जयप्रकाश सम्मान जैसे लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े बड़े पदों पर कब्जा किया। यह शासन व्यवस्था भी ब्रिटिश कंपनियों ने भारत को लूटने के लिए बनाई थी और आज भी चल रही है। इस व्यवस्था ने धर्म को मानने वाले भोले भाले लोगों में बेईमानी फैलाई। गौहत्या पर प्रतिबंध से कंपनियों की जड़ें ही उखड़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि गौरक्षा की लड़ाई ही देश की आज़ादी की सच्ची लड़ाई है। अगर मेरे हाथ बम लग गया तो मैं सभी बूचड़खानों को उड़ा दूंगा। इसलिए नए बूचड़खाने बनाए जाएंगे। इसलिए सभी कसाईयों की कलाई काट दी जानी चाहिए। कसाईयों को ये सजा खुद कुदरत दे रही है। 40 साल बाद कसाईयों के हाथ बेकार हो जाते हैं। कुछ तो कुष्ठ रोग के कारण अपनी उंगलियां निगल भी लेते हैं। इतना सब होने के बावजूद क्या कसाईयों को इसका एहसास नहीं है? जब गौ पूजक समाज ही समझदारी से काम नहीं लेता तो कसाईयों को दोष क्यों दें? एक ही उपाय है कि कंपनियां बूचड़खाने से खरीदी गई वस्तुओं से एक भी वस्तु बना लें। फिर गौ पूजक उस कंपनी से एक भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है पूर्ण बहिष्कार। मैं चमड़े से बनी किसी भी चीज का उपयोग नहीं करूंगा। मृत गाय के चमड़े का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। इसका इस्तेमाल न करने से देश के लाखों चमड़ा कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बने जूते चप्पल सख्त होते हैं और 5 से 7 दिनों तक तकलीफ देते हैं। यह पीड़ा उस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है जो गायों को उनकी मुलायम खाल के लिए दी जाती है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सी खाल बूचड़खाने से है और कौन सी नहीं? कंपनी के जूते चप्पल मत खरीदिए। केवल वही खरीदिए जो गांव के चर्मकारों ने बनाए हों या जो शहरों में खादी की दुकानों में मिलते हों। इसके अनुसार टूथपेस्ट के स्थान पर दंतमंजन और क्रीम के स्थान पर मिल्क क्रीम का उपयोग करें। हमारी दादी और परदादी 90% बीमारियों को होने से पहले ही रोक लेती थीं। आप भी सुषमा सेवा प्रकाशन की पुस्तक बी योर ओन डॉक्टर पढ़कर इसे आसानी से समझ पाएंगे। जिस गाय की खूब सेवा की जाती है उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर से गोरोचन प्राप्त होता है। गोरोचन कई गंभीर रोगों में उपयोगी है। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जो गाय जीवित रहते हुए और मरने के बाद भी इतना कुछ देती है, वह कसाईयों के हाथों में कैसे पहुंच गई? पुराने ज़माने में मुसलमानों ने यह दिखाने के लिए कि वे हिंदुओं के गुलाम हैं, गायों का वध करना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बादशाहों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेज़ों को गोमांस बहुत प्रिय था। वे बड़ी मात्रा में गोमांस यूरोप भेजना चाहते थे। यह सोचकर कि गौहत्या करने से हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, उन्होंने भय और लालच दिखाकर मुस्लिम कसाईयों से यह काम करवाया। गाय तो तुम्हें काटनी ही है, तय करो पैसे से काटना है या लाठी खाकर। और 1857 में वे अपने खिलाफ इकट्ठा हुए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने और पहली बार दंगे भड़काने में सफल रहे। तब से लेकर आज तक यही नीति जारी है। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था को समाप्त करके न्याय व्यवस्था लागू की। क्रूर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने नियमों को कानून का रूप दिया। इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को दंड देने वाली अदालतें न्यायालय कहलाती थीं। कानून बनाने वालों को न्यायाधीश कहा जाता था। लोगों पर गोहत्या को बढ़ावा देने वाले कानून थोपे गए। जंगल कानून बन गया। जंगल में गायों के चरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे गायों का पौष्टिक आहार कम होता जा रहा था। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? तुमने जंगल में गायें चराकर जंगल का कानून तोड़ा है। इसलिए ये सारी गायें कत्ल खाने जाएंगी और तुम जेल जाओगे। इस सरकार की संपत्तियां हैं। आज़ादी के बाद भी जंगल गांव की बजाय सरकार की संपत्ति ही रहे। अब तो किसी को पता भी नहीं है कि जंगल की जमीन सरकार की नहीं बल्कि गांवों की संपत्ति है। गांव के आसपास गायों के चरने के लिए
बड़े बड़े चरागाह थे। अंग्रेजों ने अपने वफादारों में बांटना शुरू कर दिया। सरकार ने इनाम में दिया था। आपने जो जमीन कचरून को दी है वो चरागाह है। चरागाह के बिना हमारी गाय भूख से मर जाएंगी। साहब, किसी को चरागाह की जमीन देना पाप है। निकम्मे, हमें पापी कहते हैं। सारी जमीन सरकार की है। हमें गोमांस बहुत पसंद है। तुम्हारी गायें भूख से कैसे मर जाएंगी? हम सब खा जाएंगे। आजादी के बाद भी वोट पाने के लिए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बांटे जा रहे हैं। इससे गायें भूखी रह रही हैं। बड़ी कंपनियां गायों की उपयोगिता कम करने में लगी थी। बैलों को बेकार बनाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। बियर कंपनियों ने जौ पर कब्जा कर लिया है, जो गायों और बैलों के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन है। तेल निष्कर्षण के बाद बचे नाइट्रोजन युक्त तिलहन खली को बड़े पैमाने पर सुअर पालने वाले देशों को निर्यात किया गया, जिससे खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई। खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया उत्पादन कारखाने स्थापित किए गए। इस कृषि कीटनाशक यूरिया पर जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए करों से छूट दी जाती है। घी में मिलावट करने के लिए तेल को विकृत करके घी बनाया गया और उस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसे गरीबों का घी वनस्पति तेल के नाम से गांव-गांव में वितरित किया गया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देश कॉरपोरेट व्यवस्था की गुलामी में फंसे हुए हैं। आज किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता, मांग, निवेश आदि से नहीं बल्कि कंपनियों के स्वार्थों से निर्धारित होता है। इसीलिए अमृत जैसा दूध सस्ता बिकता है और कोल्ड ड्रिंक जैसा जहर महंगा बिकता है। क्या यह सच नहीं है कि भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक कीमत पर बिकने पर भी डेयरी किसानों को अधिक लाभ होता है? बिल्कुल सही। डेयरी किसानों का कहना है कि गाय के दूध से भैंस के दूध की तुलना में घी कम निकलता है, इसलिए हम गाय का दूध सस्ते दाम पर खरीदेंगे। लेकिन अगर भैंस के घी को पीतल माना जाता है तो गाय का घी सोना है। इसकी तुलना कैसे हो सकती है? हम ये जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने घी को हानिकारक घोषित कर दिया है। यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचें तो क्या कम हानिकारक तत्वों वाले दूध की कीमत कम होनी चाहिए या अधिक? दोनों तरह से सोचने पर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि गाय का दूध कीमती होने के बावजूद ग्वालों पर इस दूध को सस्ते दामों पर बेचने के लिए दबाव डालना कितनी भयानक साजिश है। यानी कंपनी तंत्र ने अपने दुष्प्रचार से हमारी बुद्धिजीवी वर्ग को निकम्मा और अज्ञानी बना दिया है। इस देश के बुद्धिजीवी न तो अपना भला बुरा समझ पाए हैं, न ही जनता का भला। देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले अदूरदर्शी मराठों के प्रदेशों को शराब के नशे में डुबोकर बर्बाद करने के लिए महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के नाम पर शराब के बड़े कारखाने स्थापित किए गए और जो किसान साल में 4 फसलें उगाते थे, उन्हें बर्बाद करके उन्हें गन्ने की एक फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर भारत के घरों में बैलों से गन्ने का रस निकालकर हजारों तरह की चीनी बनाई जाती है, लेकिन शराब नहीं। भारी कर लगाकर इस उद्योग को नष्ट कर दिया गया। घर पर रस बनाने के लिए गन्ना पीसने से बचा हुआ गूदा गायें खा जाती थी, लेकिन कारखाने से बचा हुआ गूदा गायों के खाने लायक नहीं होता। समाज में गौ विज्ञान के ज्ञान की कमी और भारी भौतिक लेन देन और षड्यंत्रों के कारण ग्वाले गरीब हो गए और उनके लिए गौपालन कठिन हो गया। उन्होंने गायों को बेचना और उन्हें खुला छोड़ना शुरू कर दिया। हे गौ माता, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। ऐसी गायों की तलाश में रहने वाले कसाई उन्हें पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। Subscribe for more videos.